Hello students, this is the third video about lifelines of national economy। ये तीसरा और लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी का। इस चैप्टर में मेनली जो है वो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन टू वेज होते हैं, उनके बारे में ब्रीफली डिस्कस किया गया है। ट्रांसपोर्टेशन में गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है दो पर्सन्स, दो स्टेट्स या दो नेशंस के बीच। उसके लिए ट्रेड जो वर्ड है वो काम में लिया जाता है। ट्रेड और टूरिज़्म के लिए जिस वे की रिक्वायरमेंट होती है वो ट्रांसपोर्टेशन है। उसी प्रकार से आइडियाज़ और थॉट्स का एक दूसरे व्यक्तियों या एक दूसरे कम्युनिटीज़, कंट्रीज़ के बीच में जो आदान प्रदान है उसके लिए कम्युनिकेशन वर्ड काम में लिया जाता है। तो इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन और ट्रेड मेजर, सीपोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले के जो वीडियोज़ हैं उसमें हमने ट्रेड और टूरिज़्म के लिए के संदर्भ में ट्रांसपोर्टेशन के वेज के बारे में हम विस्तार से चर्चा पूर्व में कर चुके हैं। कम्युनिकेशन को टू टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। संचार जो है आइडियाज़, विचारों का आदान प्रदान है, वो यदि दो व्यक्तियों के बीच में हो रहा है तो वो पर्सनल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा। और यदि किसी प्लेटफॉर्म से बहुत से लोगों तक अपने आइडियाज़ को, विचारों को एक साथ में पहुंचाया जा सकता है, या जिन वेज के माध्यम से एक साथ में अपने आइडियाज़ को बहुत से लोगों तक पहुंचाना संभव हो पाता है, वो सभी टूल्स जो है वो मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। पर्सनल कम्युनिकेशन में यहाँ पर लेटर्स, कार्ड्स, टेलीफोन्स, ईमेल, व्हाट्सएप एंड मोबाइल फ़ोन्स, ये सभी टूल्स पर्सनल कम्युनिकेशन के हैं, जिनके माध्यम से हम कुछ लोगों तक अपने विचार पहुंचा सकते हैं। इंडियन जो है डाक सेवा, भारतीय डाक सेवा है, ये काफ़ी प्राचीन है और वर्ल्ड में काफ़ी अपना बड़ा स्थान रखती है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ इसका विस्तार है। लेटर्स और टेलीग्राम्स वगैरह ये ट्रेडिशनल पैटर्न के कम्युनिकेशन के टूल्स थे। आज इनका स्थान जो है वो मोबाइल फ़ोन्स और ईमेल जैसे टूल्स ने ले लिया है। अब हम सेकंड जो है कम्युनिकेशन का जो सेकंड टर्म है मास कम्युनिकेशन, उसकी चर्चा करेंगे। मास कम्युनिकेशन के माध्यम से एक ही प्लेटफॉर्म से एक व्यक्ति अपने आइडियाज़ को बहुत से लोगों तक एक साथ पहुंचा सकता है। क्या वो टूल्स है जिनके माध्यम से हम अपने विचारों से एक साथ बहुत से लोगों को अवगत करवा सकते हैं? तो वो है टेलीविज़न। टेलीविज़न में जो इंडियन गवर्नमेंट का चैनल है वो दूरदर्शन के नाम से बहुत पहले से चला आ रहा है। रेडियो, इस पर आकाशवाणी जो है वो गवर्नमेंट का चैनल लंबे समय से है। प्रेस
प्रेस भी कई टाइप्स की होती है। प्रेस के अंदर पत्र, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, ये सभी सम्मिलित होते हैं। तो अखबार है, न्यूज़पेपर्स हैं, इनके माध्यम से इनमें जो है अपने आइडियाज़, अपने लेख लिख करके इनकी न्यूज़ के माध्यम से एक साथ में बहुत से लोग अवगत हो पाते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर को, टेलीविज़न को, रेडियोज़ को, फिल्म्स को बहुत लोग देखते हैं। तो इनमें जो विचार होते हैं, जो आइडियाज़ होते हैं, जो संदेश होते हैं, उनसे एक साथ में वो बहुत से लोग अवगत हो पाते हैं। बहुत से लोगों तक एक साथ में अपने संदेश जो है वो पहुंचाए जा सकते हैं। और जिस टूल्स के माध्यम से एक साथ में बहुत से लोगों तक अपने विचार पहुंचाए जा सके, वो सब मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड जो टॉपिक हमारा है वो इंटरनेशनल ट्रेड। पहले हमें ये समझना ज़रूरी है ट्रेड किसे कहते हैं। जैसा कि इससे पहले भी आपको बताया जा चुका है, जब हम अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं किन्हीं पर्सन्स के बीच, तो वो कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। विचारों का आदान प्रदान, इसका मतलब कम्युनिकेशन, संचार। वस्तुओं और सेवाओं, गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज है, वो आता है ट्रेड के अंदर। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज कॉल्ड ट्रेड। ये दो व्यक्तियों के बीच हो सकता है, दो स्टेट्स के बीच हो सकता है, दो कंट्रियों के बीच हो सकता है। जब ये कंट्रियों के बीच में हो तो उस स्थिति में इस ट्रेड के लिए हम वर्ड काम में लेंगे, टर्म काम में लेंगे, वो है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल और नेशनल दोनों टाइप्स का ही ट्रेड होता है। नेशनल में देश के अंदर जो व्यापार हो रहा है वो आता है, इंटरनेशनल में दूसरे देशों के साथ जो व्यापार हो रहा है वो आता है। इंटरनेशनल ट्रेड को हम टू टर्म्स में से मिलकर के बनता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। पहले आप लोग ये बेसिक्स हमें आना ज़रूरी है। इंपोर्ट कहते हैं आयात को हिंदी में, और एक्सपोर्ट कहते हैं निर्यात को। जब कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री को गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करवाती है तो एक्सपोर्ट हुआ, और जब कोई कंट्री दूसरी अन्य कंट्री से गुड्स और सर्विस परचेज कर रही है, मंगवा रही है, तो वो इंपोर्ट कहलाता है। यहाँ BOT शॉर्ट फॉर्म दी गई है। इस तरह की शॉर्ट फॉर्म पर भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। आप लोगों को इनको भी अच्छे से देखना चाहिए। BOT मीन्स हुआ बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार का संतुलन। व्यापार का संतुलन फेवरेबल और अनफेवरेबल टू टाइप्स में हो सकता है इंटरनेशनल ट्रेड के रिगार्डिंग। फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है उसे कहते हैं जिसमें एक्सपोर्ट मोर देन हो किससे, इंपोर्ट से। अर्थात फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड उस कंट्री के ट्रेड को कहेंगे जिस कंट्री का ट्रेड में एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, निर्यात ज़्यादा हो, किनसे, आयात से। इंपोर्ट से एक्सपोर्ट ग्रेटर देन है, ऐसी स्थिति में जो है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाएगा। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड में इंपोर्ट जो है वो ग्रेटर है एक्सपोर्ट से। अर्थात इंपोर्ट ज़्यादा हो, आयात ज़्यादा हो, और निर्यात कम, निर्यात आयात से जो है वो कम हो।
तो ये हुई अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसमें इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है किससे, एक्सपोर्ट से, अर्थात निर्यात से आयात ज़्यादा हो रहा है। तो उस तरह का जो ट्रेड है वो कहलाएगा अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। जैसा कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बेसिक्स हैं आपके, पिछली क्लासों में भी आपने पढ़े हैं, पूर्व में भी मैंने बताया है। एक्सपोर्ट होता है किसी कंट्री के द्वारा दूसरी कंट्रीज को अपने गुड्स और सर्विस बेचना, ये तो हुआ एक्सपोर्ट। और दूसरी कंट्रीज से गुड्स और सर्विस परचेज करना, ये हुआ आपके इंपोर्ट। क्लियर। अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेड। टूरिज्म जो है पर्यटन का ट्रेड के रूप में क्या सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में यहाँ बिंदुवार पूरी चर्चा हम लोग करेंगे। उससे पहले हमें टर्म्स को, जहाँ भी नई कोई टर्म आए उसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि हमने टर्म को सही से समझ लिया तो कंसेप्ट भी समझ में आएगा। तो टूरिज्म जो है पर्यटन हिंदी वर्ड है, ये उस के लिए काम में आता है जिसमें कि किसी अन्य क्षेत्र को, अन्य देश को अपने विभिन्न पर्पज़ों की वजह से घूमने का के लिए लोग जाते हैं, तो उसके लिए टूरिस्ट वर्ड काम में आता है। और उससे रिलेटेड सारी इंडस्ट्री है वो टूरिस्ट इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री कहलाती है। तो सिग्निफिकेंस में हम देखते हैं प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन। टूरिज्म में लोग टूरिज्म को भी 2 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, नेशनल टूरिज्म एंड इंटरनेशनल टूरिज्म। तो क्लासिफिकेशन के अलग अलग बेसिस हो सकते हैं, उनके आधार पर कई प्रकार से क्लासिफिकेशन किए जा सकते हैं। तो टूरिज्म में लोग एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है, एक दूसरे की कल्चर को समझने का मौका मिलता है, एक दूसरे के आइडियाज़ को समझने का मौका मिलता है। तो ये जो है इससे प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। जब लोग कम्युनिकेशन एक दूसरे से रखेंगे, एक दूसरे की कल्चर को जानेंगे, एक दूसरे के आइडियाज़ को सुनेंगे, अपने आइडियाज़ को उन तक पहुंचाएंगे, तो ऐसी स्थिति में कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं उनका काफ़ी हद तक वो डिसॉल्व हो जाते हैं और नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा मिलता है। नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल इंटीग्रेशन को भी इंटरनेशनल टूरिज्म की सहायता से बढ़ावा मिलता है। सेकंड आपका पॉइंट है प्रोवाइड्स सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट्स। यहाँ नई टर्म जो आई है वो हैंडीक्राफ्ट्स है। हैंडीक्राफ्ट्स मीन्स हैंडमेड आइटम्स। अब हैंडमेड जो आइटम्स है ये कुटीर उद्योग के अंतर्गत रूरल जो पार्ट्स है उनमें बनते हैं। जैसे मशीनों का जब तक हमारी कंट्री में नहीं थी उससे पहले सारी इंडस्ट्रीज हैंडमेड ही चला करती थी। फॉरेन जो टूरिस्ट है वो हैंडमेड आइटम्स में इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाते हैं, परचेज करते हैं, तो उनकी वजह से जो है हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री है इसको काफ़ी बढ़ावा मिलता है। helps in development of international understanding। टूरिज्म में किस प्रकार से टूरिज्म अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देता है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जब एक कंट्री के लोग दूसरी कंट्री में घूमने जाएंगे, वहाँ के लोगों की कल्चर को देखेंगे, वहाँ के हेरिटेज प्लेसेस को देखेंगे, वहाँ के बिजनेस को देखेंगे, वहाँ की अदर जो फैसिलिटीज़ है उनको देखेंगे, तो निश्चित रूप से अंडरस्टैंडिंग
सभी में बढ़ेगी। तो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग में भी टूरिज्म जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अबाउट आवर कल्चर एंड हेरिटेज। अब पहले हमने जो वीडियो आपको भेजा था, सेकंड वीडियो, उसमें वाटरवेज में पाइपलाइंस के बारे में आपको बताया गया था। वहाँ से एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि HBJ नंबर 1, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो HBJ की फुल फॉर्म है, ये हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। ये इंडिया की लॉन्गेस्ट, इंडिया के अंदर लॉन्गेस्ट गैस पाइपलाइन है। इस तरह के फैक्ट्स भी आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक की मदद से देखा करें। यदि आप इस पैटर्न पर तैयारी करते हो, वीडियोज़ को अच्छे से देखते हो, साथ में अपनी टेक्स्ट बुक्स की स्टडी करते हो, तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छी और कम समय में ही सारे कंटेंट्स को बेहतर तरीके से कमांड कर पाओगे। हमारा जो नेक्स्ट अब टॉपिक है वो मेजर सी पोर्ट्स एंड मेजर एयरपोर्ट्स है। जिस प्रकार से बसों में यात्रियों को बैठने के लिए बस स्टैंड होते हैं, जहाँ पर बस निर्धारित स्थान पर रुकती है, जहाँ से यात्री बैठ सके। सामान को रखने के लिए एक निश्चित वो स्थान होता है। यात्रियों को बैठने के लिए, बसों में बैठने के लिए बस जहाँ आकर के खड़ी होती है, जहाँ से यात्री उनमें बैठ सके, उसे हम बस स्टैंड कहते हैं। इसी प्रकार से रेलगाड़ियों के खड़े होने का वो स्थान जहाँ से यात्री उतरते हैं, रेलगाड़ियों में चढ़ते हैं, उसके लिए रेलवे स्टेशंस बने होते हैं। इसी प्रकार से वाटरवेज में और एयरवेज में, वाटरवेज में जो पानी के जहाज़ होते हैं, उनमें गुड्स को लादने और उतारने, या ये कहें कि जहाज़ पानी के जहाँ आकर के रुकते हैं, उन स्थानों को, इनके जो स्टैंड है, उनको कहा जाता है सी पोर्ट। क्या कहा जाता है? सी पोर्ट। और जहाँ हवाई जहाज़ आकर के रुकते हैं, जहाँ से यात्री उनमें चढ़ते और उतरते हैं, उस स्थान को कहा जाता है एयरपोर्ट। तो ये बेसिक कंसेप्ट आपका एकदम अच्छे से क्लियर पहले से ही होगा। अब हम डिस्कस करेंगे मेजर सी पोर्ट्स को और मेजर एयरपोर्ट्स को। इनके बारे में मैप में निश्चित रूप से क्वेश्चंस 2 या 3 मार्क्स के आते हैं। मैप के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, इनको आप लोगों को अच्छे से समझना है। मैप में लोकेशन को डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, तो इनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो पूछी जाती है। यदि उसकी आपको जानकारी है तो आप उसको इंडिकेट कर पाओगे। कांडला सी पोर्ट, यहाँ एक जानकारी मैं और देना चाहूँगा कि सी पोर्ट जो है, कई बार हम जब इवैल्यूएशन करते हैं आपकी एग्ज़ाम नोटबुक्स का, तो उसमें देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट सी पोर्ट्स को भी लैंड स्पेस पर इंडिकेट कर देते हैं, जबकि सी पोर्ट्स जो है वो निश्चित रूप से कोस्टल एरियाज़ में या जहाँ पर वाटर लॉट ऑफ मात्रा में अवेलेबल है वहीं पर होंगे, या तो कोस्टल एरियाज़ में होंगे या किसी रिवर के किनारे होंगे। तो इस चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। पहला जो है यहाँ पर मेंशन कर रखा है वो है कांडला सी पोर्ट। कांडला सी पोर्ट गुजरात में है,
ये बिजीएस्ट सी पोर्ट है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर आवागमन रहता है पानी के जहाज़ों का। टाइडल सी पोर्ट है, टाइडल सी पोर्ट है तो कांडला जो है इसके बारे में इस तरह भी पूछा जा सकता है कि भाई टाइडल सी पोर्ट ऑफ इंडिया को लोकेट करिए। एंड फर्स्ट पोर्ट टू बी डेवलप आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद में जो पोर्ट्स डेवलप हुए हैं सी पोर्ट्स, उनमें ये फर्स्ट है। जस्ट इंडिपेंडेंस के बाद ही इस पोर्ट को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप किया गया। सेकंड ये है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट। ये महाराष्ट्र में है और बम्बई के पास में है। इसका दूसरा नाम नेवा सेवा भी है। मुंबई पोर्ट, मुंबई पोर्ट ये लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया में। जितने भी पोर्ट है उनमें सबसे लार्जेस्ट जो पोर्ट है वो मुंबई पोर्ट है, अर्थात सबसे बड़ा, सबसे बड़ा जो पोर्ट है वो मुंबई पोर्ट है। विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में ये पोर्ट स्थित है और ये लैंड लॉक्ड पोर्ट है। लैंड लॉक्ड से अभिप्राय ये चारों तरफ से लैंड से कवर हो रखा है। अब चारों तरफ से कवर हो रखा है, इस उसमें से किसी कैनाल के माध्यम से सी से कनेक्टिविटी बना रखी है। तो ये अपने आप में इसकी अलग डिफरेंट क्वालिटी हो गई। चेन्नई पोर्ट ये सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया है, चेन्नई पोर्ट। मार्मागांव पोर्ट गुजरात, मार्मागांव पोर्ट जो है वो गोवा में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर, जैसा कि आपको पता ही है, पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है अंडमान निकोबार की। तो पोर्ट ब्लेयर जो सी पोर्ट है वो अंडमान निकोबार में स्थित है। कोलकाता पोर्ट, कोलकाता कैपिटल किस स्टेट की? वेस्ट बंगाल की। तो कोलकाता पोर्ट है ये हुगली रिवर, जैसा कि आपको पता होगा कि कोलकाता जो सिटी है ये हुगली रिवर के किनारे बसी हुई है। वहाँ पर सी पोर्ट है हुगली रिवर पर, जिसका दूसरा नाम हल्दिया सी पोर्ट भी है। हुगली रिवर कनेक्ट करती है, हुगली रिवर पर सी पोर्ट है कोलकाता में, और हुगली रिवर अपना पानी जाके मिलाती है बे ऑफ बंगाल में। तो इसकी कनेक्टिविटी हुगली रिवर के माध्यम से बे ऑफ बंगाल से हो जाती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सी पोर्ट्स में से एक है। पारादीप, पारादीप उड़ीसा में स्थित है। पारादीप सी पोर्ट ये ओल्डेस्ट एंड आर्टिफिशियल सी पोर्ट है। तो हम इसके लिए ये भी यूज कर सकते हैं कि पारादीप जो है वो मैन मेड ओल्डेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया है। तो पारादीप इज ए ओल्डेस्ट मैन मेड सी पोर्ट इन इंडिया। उड़ीसा में स्थित है। तूतीकोरन ये तमिलनाडु में है, तूतीकोरन तमिलनाडु में है। कोचीन ये कोची केरला में है। एन्नोर पोर्ट ये जो है चेन्नई में है।
न्यू मैंगलोर जो सी पोर्ट है ये कर्नाटका में है। इसका दूसरा नाम पनाम्बूर है। ये आप लोगों के सामने अभी सी पोर्ट डिस्कस किए गए हैं, सभी महत्वपूर्ण है, सभी को लोकेट करना आपको आना चाहिए। साथ में उस सी पोर्ट की जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे मेजर एयरपोर्ट्स के बारे में। तो यहाँ पर आप के सामने जो चार्ट बनाया गया है मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का, देखिए मेजर मुख्य इंटरनेशनल मतलब जहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट्स जाती हैं। यहाँ भी 2 टाइप्स के एयरपोर्ट्स होते हैं, डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। डोमेस्टिक एयरपोर्ट उन एयरपोर्ट्स को कहते हैं जहाँ से डोमेस्टिक फ्लाइट्स जाती है, घरेलू उड़ानें जाती है, या ये कहें कि देश के अंदर की जो उड़ानें हैं, देश के अंदर के जो शहर हैं वहाँ के लिए उड़ानें जिस एयरपोर्ट से जाए उसको डोमेस्टिक एयरपोर्ट, और देश से बाहर के लिए, बाहर के शहरों के लिए भी उड़ानें जहाँ से जाएं वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो उनमें मेजर जो एयरपोर्ट्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारी देश की जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है दिल्ली में। कैपिटल ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ इंडिया एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के नाम पर ये रखा हुआ है। छत्रपति शिवाजी, अब इनको याद करने के लिए आप कोरिलेशन कोई दिमाग में बनाना ज़रूरी है। तो ये निश्चित रूप से जो बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं, फेमस पर्सन्स हैं, उनके नाम पर इन एयरपोर्ट्स के नाम रखे गए हैं। जो पर्सन मेनली जिस क्षेत्र से बिलोंग करता था उस क्षेत्र के एयरपोर्ट का नाम उसके नाम पर रखा गया। जनरली जो कंसेप्ट है वो इस प्रकार है। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र को बिलोंग करते थे और मुंबई एयरपोर्ट का नाम जो है वो छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट रखा हुआ है। अन्ना एयरपोर्ट, चेन्नई एयरपोर्ट जो है, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका नाम अन्ना एयरपोर्ट भी है, और मीनक्कम एयरपोर्ट भी है। NS बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पश्चिमी बंगाल के रहने वाले थे। तो कोलकाता जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट जो है, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका नाम राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अब राजस्थान में जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो सांगानेर एयरपोर्ट है। सांगानेर जयपुर शहर का एक पार्ट है, और ये स्पेशली जो है छपाई के लिए ये फेमस है ये क्षेत्र। तो यहाँ पर जो एयरपोर्ट है उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिला हुआ है। सांगानेर एयरपोर्ट है वो जयपुर में स्थित है। राजा सांची इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर जो कि पंजाब में स्थित है, वहाँ के एयरपोर्ट का नाम राजा सांची इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसका दूसरा नाम श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। बेंगलुरु
इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये बेंगलोर में स्थित है। एंड कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु का एक शहर है, वहाँ पर भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड है। तो ये इस प्रकार से आप के मैप के महत्वपूर्ण दो पार्ट, मेजर सीपोर्ट और मेजर एयरपोर्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपनी टेक्स्ट बुक में इनसे के बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए। और किसी तरह का कोई डाउट यदि हो तो आप लोग हमें उसके लिए कमेंट कर सकते हैं।